हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो। फ्री ऑनलाइन कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है CUET PG फोरेंसिक साइंस के लिए। तो आप सभी का एग्जाम मार्च में होने वाला है, उसके पहले मैं आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो यूनिट 2 फिजिकल एविडेंस पर बेस्ड होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपकी ये यूनिट आज ही खत्म कराने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं बुक्स और नोट्स वगैरह जो है वो वहां पर शेयर करूंगी। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कुछ नहीं करना है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बस वो जो एक सब्सक्राइब का बटन है ना वो जाके दबा देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल एविडेंस होता क्या है। तो टर्म फिजिकल एविडेंस, इसको ही वर्ड से समझो फिजिकल, यानी कि जो फिजिकली हमें दिख रहा है, ठीक है, या फिर जो फिजिकली हम देख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जो फिजिकली दिख रही है और वो एज अ एविडेंस काम आ सकती है, इट इज नोन एज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस की मदद से आप क्या देख सकते हो, ठीक है, ये दिमाग में आता है कि फिजिकल एविडेंस की क्यों जरूरत पड़ी। तो जब फिजिकल एविडेंस हमें किसी भी क्राइम सीन पर मिलता है तो वो एक ऐसा एलिमेंट एस्टेब्लिश करता है जैसे कि हम क्राइम को विक्टिम को सस्पेक्ट से लिंक कर सकते हैं, और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें हेल्प मिलती है फिजिकल एविडेंस की मदद से। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि फिजिकल एविडेंस बेसिकली क्या कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है physical evidence may be used to establish an element of a crime such as presence of an accelerant at the point of origin of fire in the suspect's arson. It can link, बेसिकली आर्सन का केस दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर आर्सन का केस है तो इस तरीके से काम आएगा। और क्राइम सीन को आप अलग अलग चीजों से लिंक कर सकते हो। फिजिकल एविडेंस मिलने से आपको बहुत सारी चीजें जो है लिंक हो जाती हैं, क्रिमिनल से, सस्पेक्ट से, विक्टिम से। एक आदमी प्रेजेंट था, 2 आदमी प्रेजेंट थे, 4 आदमी प्रेजेंट थे, कितने लोग प्रेजेंट थे, ये सब आपको फिजिकल एविडेंस की मदद से मालूम पड़ता है। अब लेकिन होता क्या है कि जो फिजिकल एविडेंस होता है, फिजिकल एविडेंस कई तरीके के होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल एविडेंस में मर्डर हुआ है तो सिर्फ हमें वेपन मिलेगा, नहीं, बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे। फिंगरप्रिंट मिलेगा, टायर मार्क्स मिल सकते हैं, फुटप्रिंट मिल सकते हैं, फाइबर, पेंट, बिल्डिंग मटेरियल मिल सकता है, ये सब मिल सकते हैं, ये फिजिकल एविडेंसेस हैं। फिर बायोलॉजिकल एविडेंसेस में ब्लड स्टेन और DNA मिल सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ये सब एविडेंसेस होते हैं, इनके मतलब जो है देखो, फिजिकल एविडेंस क्या है, कहीं क्राइम हुआ है वो सब है फिजिकल एविडेंस। क्राइम हुआ है, जो जो चीज क्रिमिनल ने टच करी होगी, सस्पेक्ट ने टच करी होगी, वो सब हमारे लिए फिजिकल एविडेंस है। अब हम फिजिकल एविडेंस को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। क्यों बांटना जरूरी है भाई? हमें उस एविडेंस को कलेक्ट करके लैब भेजना है एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो ऐसी थैले में सब भर के थोड़ी भिज जाएगा, है ना, भरना ही हमको, कोई हम ऐसा तो है नहीं कुछ भी इकट्ठा किया, दर का उठा, कपड़े थोड़ी खरीद रहे हैं हम। तो हमें क्या सब्जी मार्केट नहीं बनाना उसको, हमें उसको प्रॉपरली अलग अलग डिविजन्स के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कलेक्ट करना होता है और फिर अलग अलग डिविजन्स में भेजना होता है। इसीलिए फिजिकल एविडेंस का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम फिजिकल एविडेंस को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम उसको नेचर के बेसिस पे, जनरल नेचर की, ये बायोलॉजिकल है, ये केमिकल है, ये फिजिकल है, ठीक है, किस तरीके का है, टॉक्सिकोलॉजिकल है ये, या ये फायर का है, ये बैलिस्टिक का है, कैसा है, जो हमें जनरल नेचर है उसका, उसके हिसाब से कलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 डिविजन्स बनाए हैं। पहला है बायोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा है केमिकल एविडेंस और तीसरा है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस मतलब कि जो बाकी के बचे आपके वेपन्स वगैरह, टूल्स वगैरह जो बचे हैं, जो बायो और केमिकल में नहीं आ रहा वो सब फिजिकल में डाल दो, एज सिंपल एज दैट। तो बायोलॉजिकल में क्या आएगा? बायोलॉजिकल यानी कि बायो वर्ड लग गया यहाँ पर, तो ब्लड, सीमेन, सलाइवा,
बायोलॉजिकल एविडेंस ऐसे सारे बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, जितने भी आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं, प्लांट मटेरियल है, टिश्यू है, हेयर है, जो भी आपके बॉडी से रिलेटेड है, एवरीथिंग कम्स अंडर बायोलॉजिकल एविडेंस। ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, प्लांट मटेरियल, टिश्यू, हेयर, पॉलन ग्रेन, इसके अलावा वॉमिट आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लड आ जाएगा, वजाइनल फ्लूइड जो है अगर वो आ जाएगा, सीमेन आ जाएगा, ये सब बायोलॉजिकल एविडेंस के अंडर में आता है। और इसके बारे में मैंने हर एक एविडेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो आपको पढ़ना है और डिटेल में तो वो वीडियोस देख सकते हो। इसके बाद में केमिकल एविडेंस की बात करें तो केमिकल में आ जाते हैं सारे केमिकल्स, एसिड, बेसिस, ड्रग्स, मेडिसिन्स, टॉक्सिन्स, एक्सप्लोजिव्स, ये सब आते हैं केमिकल एविडेंसेस में। फिर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में समझ में आ ही गया होगा आपको कि क्या आ जाएगा, टूल्स आएगा, वेपन्स आएंगे, इंप्रेशंस आएंगे, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, टूल मार्क्स, बाइट मार्क्स, टायर मार्क्स, जितने भी मार्क्स वगैरह वो सब इसमें आ जाएंगे। ट्रेस एविडेंसेस जो है वो इसमें आ जाएंगे। हेयर फाइबर नहीं आएगा, हेयर नहीं आएगा, बेसिकली फाइबर आएगा। हेयर जो है वो हमारा बायोलॉजिकल में आएगा, फाइबर आ जाएगा, ग्लास पीसेस, पेंट, चिप्स, ये सब जो है ट्रेस एविडेंसेस जो है आपके फिजिकल में आ जाएंगे। तो पहला डिवीजन समझ में आ गया जो हमने किया है, जनरल नेचर के बेसिस पे हमने यहाँ पे डिवाइड करा है। अब हम टाइप ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, कौन सा मटेरियल है उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि पेंट एविडेंस है, ठीक है, पेंट एविडेंस हो सकते हैं। ब्लड एविडेंस, अब ब्लड एविडेंस में क्या आ जाएगा, ब्लड से सने हुए टी शर्ट, बेडशीट, शूज, वेपन्स, ये सब ब्लड, जिसपे भी ब्लड प्रेजेंट है वो सब ब्लड एविडेंस है। वुड एविडेंस हो जाएगा, लकड़ी के जितने भी एविडेंसेस हैं वो पहुंच जाएंगे। मेटेलिक एविडेंस में मेटेलिक, मेटल के पहुंच जाएंगे। ग्लास एविडेंस में भाई कांच, प्लास्टिक एविडेंस में प्लास्टिक, पेपर एविडेंस में पेपर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का डिवीजन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब तीसरा डिवीजन होता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन स्टेट्स होती हैं। फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी वही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट्स के बेसिस पे हम फिजिकल एविडेंस को, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे फिजिकल एविडेंस को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो सॉलिड एविडेंस में आता है कार्ट्रिज आ जाएगा, कार्ट्रिज केस होता है ना जो, ठीक है, कार्ट्रिज केसेस मिलते हैं वो आ जाएगा। फायर आर्म्स, ग्लास, टूल्स, क्लोथिंग, पेपर, ये सब आ जाएगा। लिक्विड में लिक्विड आएगा, बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये फिजिकल एविडेंस, सबसे बेसिक। तो लिक्विड में क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, ठीक है। ब्लड में सीमेन, सलाइवा, यूरिन, ये सब भी आ जाएंगे। ब्लड के अलावा एल्कोहल्स भी आ जाएंगे, अगर मिली हैं तो ये सब भी लिक्विड में आ जाएगा। फिर गैस में गैस आएंगे, सिंपल सी बात है कि कहीं पे अगर कोई केस हुआ है जहाँ पे गैस सैंपल हैं, वेपर्स कलेक्ट करने हैं, फायर का क्राइम सीन है, आर्सन का क्राइम सीन है, तो वहां पे गैस कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे गैसेस जो है वो मिलेंगी, तो वो गैस एविडेंस के अंडर में आ जाएंगी। तो हमने तीन तरीके से फिजिकल एविडेंसेस को डिवाइड कर दिया, उसके नेचर के बेसिस पे हमने क्या बोला कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, तीन तरीके का हो सकता है। फिर हमने उसको बोला कि हम उसके मटेरियल के बेसिस पे पेंट एविडेंस, ब्लड एविडेंस, प्लास्टिक एविडेंस, मेटलिक एविडेंस, इस तरीके से हमने डिवाइड करा। फिर हमने उसको स्टेट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्या बोला हमने, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। तीन तरीके से डिवाइड कर दिया। तो कभी भी आपको फिजिकल एविडेंसेस का डिवीजन पूछा जाए कि आप कैसे डिवाइड करोगे, तो आप इस तरीके से जो है बनिए चार्ट्स, ये जो मैंने फ्लो चार्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ऐसे के ऐसे चार्ट्स आप बना के बता सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम जानते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में जो दिया है, मैं फिर से एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ भाई, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई। ये है फिजिकल एविडेंस, आपका ये सिलेबस है। इसमें है डेफिनेशन मैंने बता दी, टाइप्स मैंने बता दिए किस टाइप के फिजिकल एविडेंसेस होते हैं। अब हमें जानना तीसरा है क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो हम उस पर फोकस करते हैं, क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी फिजिकल एविडेंस है उसका एक होता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक, अब यहाँ पे मैं एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ देती हूँ फिर बता रही हूँ। एनी कैरेक्टर्स दैट आर कॉमन इन ग्रुप, कॉमन है जो ग्रुप में उसको हम क्लास कैरेक्टर बोल देते हैं। अब क्लास का मतलब क्या है, क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम, फिफ्थ क्लास कॉमन है, समझ में आ गया। फिफ्थ क्लास कॉमन है, यानी सारे बच्चे, ये जितने भी 100 बच्चे बैठे हैं ये फिफ्थ क्लास के हैं, ये हो गया क्लास कैरेक्टरिस्टिक। अगर उन्हीं बच्चों की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो हम क्या बात करेंगे, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई ये है ये बच्चा,
मतलब मान लो इसका नाम हम रख देते हैं ए, ये है ए बच्चा, ये है बी बच्चा, ये सी, डी, ई, एफ, दीज आर इंडिविजुअल। इस बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके बाल घुंघराले हैं, इसके बाल जो है वो स्ट्रेट हैं, इसके बाल जो है लंबे हैं, इसके बाल छोटे हैं। तो ये क्या है? दीज आर ऑल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्रुप में हमने बोल दिया भाई फिफ्थ बी के बच्चे हैं, ये खत्म बात, ठीक है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, इसका इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टर नहीं बोल रही हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हर एक बच्चे के, वो इंडिविजुअल है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ फाइबर इज अ क्लास कैरेक्टरिस्टिक। टाइप ऑफ फाइबर, ये कौन सा फाइबर है? ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक है। Since there are many thousands of yards of polyester made, even in specific shape and color, there is a class characteristic. All polyester fiber has same chemical characteristic. जितने भी फाइबर बना, ठीक है, पॉलिस्टर फाइबर बना, अब वो पॉलिस्टर फाइबर में सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है सबकी, ठीक है, तो वो क्लास कैरेक्टरिस्टिक है। हेयर हो गया, हेयर भी एक तरीके का क्लास कैरेक्टरिस्टिक होता है। ब्राउन ह्यूमन हेयर है सेम क्लास कैरेक्टरिस्टिक अंडर माइक्रोस्कोप। अब ब्राउन ह्यूमन हेयर, तुम अपने यहाँ से बाल निकालो, यहाँ से बाल निकालो, यहाँ से कहीं से भी बाल निकालो, क्या है? कंबाइंड क्लास कैरेक्टरिस्टिक है ना। माइक्रोस्कोप के अंडर में सारे ही बाल एक से ही दिखने वाले हैं, ठीक है। तो इन देयर मेड्यूला आर फ्रेगमेंटेड। कैसा दिखेगा? अगर ह्यूमन हेयर हमने निकाला है तो उसका मेड्यूला फ्रेगमेंटेड होगा या एब्सेंट होगा। कलर एंड स्केल पैटर्न जो है हेयर पे ऑन एनी इंडिविजुअल वेरीज ओवर देयर एंटायर स्कैल्प। पूरा जो उनका वो है मेड्यूला, और मेड्यूला फ्रेगमेंटेड होगा या एब्सेंट होगा। कलर और स्केल पैटर्न जो हेयर में मिला है वो वेरी करता है पूरे स्कैल्प पे, अलग अलग, हर हेयर का अलग अलग आपको वो पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। अब इंडिविजुअल कैरेक्टर यानी कि यूनिक कैरेक्टर, हर पर्सन की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, यूनिक क्वालिटी होती है जो उसको डिफरेंट बनाती है। दिस इज द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे भी यही लिखा, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर दोज दैट आर यूनिक टू अ सिंगल पर्सन और अ स्पेसिफिक आइटम दैट ओनली वन पर्सन कैन पोसेस। कि भाई ये क्वालिटी इसके अंदर है कि ये पर्सन बहुत अच्छी स्केचेस बनाता है और इस पूरी क्लास में सिर्फ यही बच्चा है, ही इज द यूनिक पर्सन, इसकी ये इंडिविजुअल क्वालिटी है। ये बच्चा जो है ये बहुत अच्छा गाना गाता है, ये बहुत अच्छा डांस करता है, और ये बच्चा कुछ भी नहीं करता है, तो ये इसकी क्वालिटी है ना। तो दिस इज द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, एज सिंपल एज दैट। तो अगर हम फॉरेंसिक साइंस में इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें कौन सा जो कैरेक्टर है वो इंडिविजुअल मिल सकता है? दिस इज डीएनए। डीएनए एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। मेरा डीएनए मेरे पेरेंट्स से मैच करेगा लेकिन किसी थर्ड पर्सन से मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो वो मेरा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। फिंगरप्रिंट, ये तो यूनिक है, ना मेरे माँ बाप से मैच करेगा, ना मेरे ट्विन से मैच करेगा, ना किसी से मैच करेगा। फिंगरप्रिंट इज अ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। टू आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। फिंगरप्रिंट्स भी चेंज भी नहीं होते हैं कि बचपन में थोड़े छोटे फिंगरप्रिंट्स थे फिर हम बड़े होते गए तो फिंगरप्रिंट्स बढ़ते गए। नो, फिंगरप्रिंट पैटर्न्स चेंज नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? फिर फुटवेयर that has been worn for few days has individual characteristic। भाई फुटवेयर अगर आपने कुछ दिन पहनी है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक अलग से आ जाता है। समझ में आ गई तीन चीजें? चलो, तो क्लास कैरेक्टर और इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर्च मेथड की। सर्च मेथड क्या है? हमें ये समझ में आ गया कि हम किसी भी क्राइम सीन पर जाते हैं तो हमें वहां पर फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं। फिजिकल एविडेंसेस अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। अब हमें हर जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर और क्लास कैरेक्टर्स भी समझ में आ गए। अब क्राइम सीन पे जाने के बाद में हमें कौन सी मेथड लगानी है किसी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, या वहां पे जितने भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए? सर्च मेथड। अब हमें ढूंढना है ना, हर चीज दिख थोड़ी रही है, ट्रेस एविडेंस दिख थोड़ी रहे, फिंगरप्रिंट दिख थोड़ी रहे, फुटप्रिंट्स हो सकता है विजिबल हो सकता है ना भी विजिबल हो, हमें डेवलप करने पड़ जाए, राइट। तो हमें यहाँ पे सर्च मेथड्स लगानी होती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो हमेशा एक क्राइम सीन पर जाके सर्च मेथड लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर डिसाइडिंग एनी सर्च मेथड, कभी भी कोई सर्च मेथड डिसाइड करने से पहले फॉर इन्वेस्टिगेटर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है उनको कुछ जनरल गाइडेंस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि उन्हें ये देखना पड़ता है, ये रिकॉर्ड करना पड़ता है कि आर डोर्स और विंडोज लॉक्ड और अनलॉक्ड।
डोर लॉक है या अनलॉक है, ठीक है, विंडोज लॉक है या अनलॉक है, ये देखना होता है। ऐसे नहीं कि दया गए, दया दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ के खड़ा हो गया दया, ऐसा नहीं। दया को पहले जाके चेक करना होगा। दया जो है सीधे दरवाजा नहीं तोड़ सकता है। अगर वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है तो उसको ये देखना होगा दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद है, दरवाजा आधा खुला है, आधा बंद है, कुंडी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, क्या है, किस सिचुएशन में, और उसकी फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर दया दरवाजा तोड़ सकता है, ठीक है। तोड़ना नहीं पड़ता है, ये सिर्फ उसमें दिखाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। समझ में आ गया। ओपन है या शट है ये आपको देखना होता है। आर देयर साइंस ऑफ फोर्स्ड एंट्री, आपको कहीं लग रहा है कि भाई जो है कुंडी में ताला तोड़ा गया है, कुछ शार्प वेपन मार के, या टूल मार्क्स हैं, ब्रोकन लॉक्स हैं, ये सब आपको चेक करना होता है। ये पहला रूल है। तो अभी तो हमने सर्च मेथड लगाए ही नहीं है, अभी तो दया जो है डॉक्टर साड़ू के साथ में और एसीपी प्रद्युमन के साथ में बाहर ही खड़ा है, अभी तक अंदर नहीं पहुंच पाया है वो। तो सबसे पहला काम यही होता है। इसके बाद में, is the house or the crime scene is in good order? If not, does it look like there was a struggle or was the victim just messy? आपको क्राइम सीन पे पहुंच के ये चेक करना है कि भाई क्राइम सीन जो है, कमरा जो है मान लो वो अच्छे ऑर्डर में है, यानी साफ सुथरा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ स्ट्रगल हुआ है, चीजें इधर उधर बिथली हुई है, ये सब आपको चेक करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जो विक्टिम था वो विक्टिम ही ऐसा हो, उसको साफ सफाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, कोई बॉयज का रूम हो सकता है, देखिए वो ऐसे ही रखना है अपना रूम, तो मे बी विक्टिम इज जस्ट मैसी, ऑलरेडी मैसी, ठीक है। तो ये भी चेक करना होता है। ये समझ में आ गया। तो ये तो अभी तक हम अंदर पहुंचे ही नहीं, हमने बाहर चेक करा, डोर चेक करा, हमने देखा, बस। अब क्या होता है, और एक चीज, इज देयर मेल पोस्ट सुसाइड नोट, थ्रेटनिंग नोट, ऐसा कोई नोट है क्या आसपास में, वो देखो। आर देयर साइन ऑफ पार्टी, भाई पार्टी वार्टी हुई है क्या, एम्प्टी ग्लासेस हैं, बॉटल हैं, एस्ट्रे हैं क्या, चेक करो पार्टी वार्टी हुई है कि नहीं है। इसके बाद में अगर एस्ट्रे मिल रही है तो किस ब्रांड की सिगरेट्स वहां पे प्रेजेंट है, ये चेक करो। क्राइम सीन, if the crime is a shooting, how many shoots were fired? गोली चली है मान लो, शूटिंग का केस है, वो वाली शूटिंग नहीं, ठीक है, शूटिंग फायर, ठीक है, वो वाला केस है। तो भाई कितनी वहां पे जो है आपको दिख रहे हैं कि कितनी बार फायर हुआ है। द CSI विल ट्राई टू लोकेट द गन, गन ढूंढेंगे, बुलेट ढूंढेंगे, शेल केसेस ढूंढेंगे, बुलेट होल्स देखेंगे। समझ में आ गए। अब चलो ये सब ढूंढने के लिए यहाँ पे और भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक बार मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ। इफ द क्राइम, स्टैबिंग का क्राइम में अगर मान लो किसी को चाकू घोंप के मारा गया तो नाइफ ढूंढना पड़ता है। अगर शू प्रिंट प्रेजेंट है, फुटवेयर मार्क्स प्रेजेंट है, तो इमीडिएटली देखो कि भाई जो है जो सस्पेक्ट होगा वो खिड़की से कूद के या गेट से बाहर गया होगा, तो कहाँ तक आपको जूते के निशान मिल रहे हैं ये देखना पड़ता है। टायर मार्क्स है तो कहाँ तक टायर मार्क्स मिल रहे हैं। ब्लड स्पैटर पैटर्न्स अगर है फ्लोर पे, वॉल पे, सीलिंग पे क्या प्रेजेंट है, धूलो कहीं पे, खून के निशान है क्या, ये सब देखना पड़ता है। देखने के बाद में ये सब सर्च करने के टाइम पे ही देखा जाता है ये सब चीजें। अब मेथड कौन कौन सी लगती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो है 4-5 सर्च मेथड होती है, जिनमें से सबसे पहली मेथड आती है जोनल मेथड। जोन्स क्या करते हैं हम, जैसे ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, इस रूम को हम जोन्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमने 4 इक्वल जोन्स, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हम इक्वल जोन्स में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 4 जोन बन गए, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो है ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके के क्राइम सीन्स पे की जा सकती है, चाहे वो इंडोर क्राइम सीन हो चाहे आउटडोर क्राइम सीन हो, दोनों तरीके के पे हमने 1, 2, 3 और 4 इन्वेस्टिगेटर को भेज दिया कि भाई तुमको ये वाला एरिया पूरा छानबीन करना है, जितने एविडेंस मिले कलेक्ट करना है। इन्वेस्टिगेटर 2 को बोला कि तुमको ये वाला करना है, इन्वेस्टिगेटर 3 को ये करने को बोला, और इन्वेस्टिगेटर जो 4 था उसको ये करने को बोला। अब लेकिन बात यहाँ पे आती है कि कई बार जो है क्राइम सीन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो 4 लोग नहीं कर पाते हैं। अब जब 4 लोग भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस जोन को और 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 हमें जब और बारीकी से ढूंढना होता है तो हम इस तरीके से भी डिवीजन करके ढूंढ सकते हैं। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्राइम सीन होता है जहाँ पे एविडेंसेस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं जोनल मेथड को, हम जोन्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है स्ट्रिप मेथड। अब स्ट्रिप मेथड में क्या है, अगेन एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है।
अब हमें यहाँ पे सर्च करना है, सर्चिंग मेथड लगानी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा ठीक है, लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, टेढ़ी लाइन बनेगी, समझ जाना, बस समझना इंपॉर्टेंट है कि हमने ये बनाया, 1 2 3 4 स्ट्रिप्स में बना दिया, हमने स्ट्रिप्स में बना दिया, हमने यहां से स्टार्ट करा सर्च करना, यहां से हमने स्टार्ट करा सर्च करना ये, फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए, और फिर हम यहाँ गए, और हमने ये एग्जिट कर दिया, यानी यहाँ से हमने एंट्री ली और यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया। इस तरीके से क्या करते हैं, जो रूम वगैरह रहते हैं वहां पे हम स्ट्रिप्स का, रोज का यूज करके ऐसे रिसर्च की जाती है। एक पर्सन जो है एक कॉर्नर से स्टार्ट करेगा, ढूंढते 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 दूसरे कॉर्नर पे खत्म कर देगा। इज दैट क्लियर? इसे स्ट्रिप मेथड या लाइन मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी ग्रिड मेथड। अब ग्रिड में क्या हो रहा है, ग्रिड बनेगी, सिंपल ग्रिड बन रही है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिया दिखा है, ग्रिड बन रही है, ऐसे ढूंढा, फिर ऐसे ढूंढा, फिर ऐसे ढूंढा, फिर ऐसे ढूंढा, पहले ये पूरा पूरा ऐसे वाला सिस्टम किया, ये हमने ऐसे ढूंढ लिया, हमें कुछ नहीं मिला, अब हमने चालू करा ऐसे, ये गए, ये गए, ये गए, हम ये गए, हमने हर तरीके से ढूंढ लिया, ग्रिड लगा लिया, ग्रिड मेथड लगा लिया हमने यहाँ पे। तो ये भी आपको जब बहुत बड़ा क्राइम सीन हो, लार्ज इंडोर सीन हो, आउटडोर सीन हो, इन दोनों में हम यहाँ पे लगाते हैं, डबल स्ट्रिप्स बनाते हैं, ऐसी वाली और ऐसी क्रॉस ओवर वाली स्ट्रिप्स यहाँ पे बना के हम सर्च करते हैं। ये होगी ग्रिड मेथड। नेक्स्ट आ जाओ स्पाइरल मेथड। अब स्पाइरल मेथड भी आपको समझ में आ रहा होगा, देखो स्पाइरल मेथड या तो इंडोर स्पाइरल होगा या आउटडोर स्पाइरल होगा। कैसा, या तो बाहर से अंदर शुरू करेंगे हम, पूरा सर्च करते करते गोल 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 यहाँ सेंटर में आएंगे, या फिर अंदर से बाहर जाएंगे, ये आउटडोर स्पाइरल जो होगा वो हम करेंगे। बट यूजुअली जो है बाहर से अंदर ही आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही अंदर घुस जाओगे, सेंटर में पहुंच जाओगे, तो यानी उतने एरिया का आपने जो है एविडेंस कंटेमिनेट कर दिया, ठीक है। इसीलिए मोस्टली आउटवर्ड टू इनवर्ड ही जो है सर्च की जाती है, वही मेथड जो है वो लगाई जाती है। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? आई होप कि ये आपको मेथड समझ में आ गई होंगी। एक और है अभी, ठीक है, एक और मेथड है विच इज अ व्हील मेथड। पिज्जा खाया है सबने? पिज्जा में क्या होता है, ऐसा गोल पिज्जा है, ऐसे स्लाइसेस होते हैं। तो दिस मेथड जो है दिस मेथड जो है आई मीन दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल टू लार्ज आउटडोर सीन्स, जो बहुत बड़े बड़े, मान लो खेत है, फील्ड है, डेजर्ट है, उतने बड़े बड़े ओपन एरियाज हैं, ग्राउंड है बहुत बड़ा, भाई वहां पे जब मेथड लगानी है तो व्हील मेथड लगाते हैं। ऐसे व्हील के फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, 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 और यहाँ से यहाँ, ऐसे जो है सर्च की जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये सर्च मेथड होती है जो इन्वेस्टिगेटर को फॉलो करने होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसी हिसाब से जो है सर्चिंग की जाती है किसी भी क्राइम सीन पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक और मेथड दी हुई है, लिंक मेथड। ये लिंक मेथड में क्या है, मेथड सीकिंग टू फाइंड एसोसिएशंस बिटवीन एविडेंस, इन्वेस्टिगेटर evaluate the scene and then proceed through a area into a systematic and logical fashion based on the notion that one type of evidence lead to another, works with large and small indoor and outdoor crime scene। मतलब यहाँ पे gun to projectile to in the casing of GSR, ये लिंक मेथड जो ये बेसिकली अप्लाई बहुत ही कम होती है। यूजुअली जो है आपकी ये जो बाकी की मैंने 5 मेथड्स बताई हैं, इन्हीं पे फोकस करो, इन्हीं पे 5 ही इंपॉर्टेंट है, 6 वाली को छोड़ दो। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक है विच इज चेन ऑफ कस्टडी। क्या है ये चेन ऑफ कस्टडी? क्या मतलब होता है चेन ऑफ कस्टडी का? चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस को डॉक्यूमेंट करने की प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोसेस होता है। चेन का मतलब समझते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कमाइंड, ये जो है चेन चलती रहनी चाहिए। चेन का मतलब है चेन टूटनी नहीं चाहिए। अगर चेन टूटी यानी यहाँ वाले एरिया में कुछ लफड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ है, अगर चेन टूट गई तो। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है इट इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन। इट इज मस्ट टू अश्योर द कोर्ट ऑफ लॉ दैट द एविडेंस इज ऑथेंटिक, इट इज सेम एविडेंस सीज्ड एट द क्राइम सीन। मतलब इसका ये है, क्राइम सीन पे एविडेंस कलेक्ट हुआ,
किसने कलेक्ट करा पता होना चाहिए, दूसरे हाथ किसके हाथ पहुंचा वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए, तीसरे किसके हाथ पहुंचा रिकॉर्ड होना चाहिए, चौथे किसके हाथ पहुंचा रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे उस एविडेंस पे सवाल उठाए जाएंगे कि क्या ये वही एविडेंस है जो क्राइम सीन पे कलेक्ट किया गया था या बीच में घपला करके इस एविडेंस को चेंज किया गया है। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना। फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड किस किस के हाथ में एविडेंस गया है और बीच में ऐसा तो नहीं है कि किसी और के हाथ में गया हो, ये कुछ लफड़ा ना हुआ हो। तो चेन ऑफ कस्टडी टू कंटिन्यू द पोजेशन ऑफ द एविडेंस, एविडेंस का पोजेशन किस किस के हाथ में गया है ये पता होना चाहिए। कस्टडी ऑफ एविडेंस एंड इट्स मूवमेंट एंड लोकेशन, कहां से कहां गया ये भी पता होना चाहिए। इस लोकेशन से इस लोकेशन से इस लोकेशन से इसके बीच में वो कहीं नहीं गया है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? इतना बहुत देर से बोल रही हूँ, थक गई हूँ अब मैं। चलो आगे बढ़ेंगे, हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। यहां तक अगर देख लिया है लेक्चर तो बस थोड़ा सा बच्चा है, खत्म होने ही वाला है, टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है। पानी पी लो, मुंह धो लो, नहा लो जाके अगर आपको जो है नींद आने लगी है तो। अब देखो इतना हो गया। ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी फॉर इट्स एग्जामिनेशन अंटिल द टाइम इट इज अलाउड एंड एडमिटेड इन द कोर्ट। भाई एग्जामिनेशन के दौरान भी किसके हाथ में है? लैब में, ये भी पता होना चाहिए। तो चेन ऑफ कस्टडी जो है एविडेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज द चेन ऑफ कस्टडी, यानी कि क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ से कहाँ तक किसके पास कब गया है। तो फिर कुछ पॉइंट्स है वो भी सुन लो। चेन ऑफ कस्टडी फ्रॉम फॉर्म शेल एटलीस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए चेन ऑफ कस्टडी में। यूनिक आइडेंटिफायर्स, नेम, सिग्नेचर ऑफ द सैंपल कलेक्टर, नाम किसने कलेक्ट करा है वो, उसका सिग्नेचर। ऑफिशियल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। नेम ऑफ रेसिपिएंट, किसने रिसीव करा है उसका नाम होना चाहिए। लेबोरेटरी का एड्रेस होना चाहिए हर सैंपल पे। यूनिक आइडेंटिफायर एंड मैट्रिक्स होना चाहिए। डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, सिग्नेचर ऑफ एवरीवन, जितने भी लोग वहां प्रेजेंट है सबके होने चाहिए विथ डेट और टाइम, किस टाइम पे किस डेट पे। डेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी, किस डेट पे लिया गया है और किस मेथड से दिया गया, डिलीवर किया गया, कौन लेके गया, कैसे लेके गया। ऑथराइजेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ सैंपल, वो जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है ना, ऑथराइज लेटर, फॉरवर्डिंग लेटर जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। और कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो भी यहाँ पे चेन ऑफ कस्टडी के दौरान सब कुछ लिख के, भाई रिटर्न में काम चलता है यहाँ पे, मुंह बोला कोई नहीं मानता। समझ गए? ये है चेन ऑफ कस्टडी का, इस तरीके से फॉर्म रहता है तो ये फॉलो किया जाता है, सब डिस्क्रिप्शन इसमें मेंशन रहते हैं। समझ में आ गया? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। मैंने पूरी की पूरी जो यूनिट थी, छोटी सी यूनिट थी इसलिए आई डोंट थिंक ये ज्यादा लंबा लेक्चर बना है, तो आपने जो है पूरी पढ़ ली है। नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से, रिवीजन में काम आएगा। कल की यूनिट रिवाइज जरूर करना, जो मैंने कल पढ़ाई थी वो भूलना मत। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लग रही होगी आई नो, बट मैं भी यहाँ से एफर्ट्स दे रही हूँ एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव द सेम एफर्ट्स फॉर मी। ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए करो इतना। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं यहाँ पे में क्या बोलते हैं, कमेंट्स में लिंक करूंगी क्वेश्चंस, कुछ उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, मैं पिन कर दूंगी कमेंट में, वो क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर देना। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।